आज हम लोग बात करेंगे कंपनी के बारे में। अपने अकाउंटेंसी में एक कंपनी में एक पार्ट है, एक चैप्टर है जिसको पढ़ना है। तो आज हम लोग उसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी क्या चीज़ है, कैसे इसका जन्म होता है, कैसे उसका अकाउंटिंग करेंगे हम लोग, सब पॉइंट पर बात करेंगे एक एक करके। तो आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को गौर से देखना और सुनना। आखिर कंपनी है क्या चीज़, किस प्रकार ये व्यापार करती है कंपनी, और इसके जो लेन देन होते हैं हम लोग कैसे उसको अकाउंटिंग में कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले कि हम कंपनी के बारे में कुछ बात करें, समझाएं, इससे पीछे चलते हैं। एकाकी व्यापार जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, हम लोग उसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, उसका अकाउंटिंग भी कर चुके हैं। फिर सोल ट्रेडिंग के बाद एक और बिजनेस के बारे में पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप बिजनेस का जन्म कैसे होता है, किस बिजनेस को कहते हैं, उसमें कितने लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम कितना हो सकते हैं पार्टनरशिप में। तो जब इन व्यापार के बारे में हम पढ़ते थे और उनके अकाउंटिंग भी करते थे, तो कुछ न कुछ थ्योरेटिकली सोल ट्रेडिंग बिजनेस में कुछ कमी रह जाती थी। जैसे एक आदमी का मालिक होना, एक आदमी कितना क्या संभाल सकता है, अपने कर्मचारियों के माध्यम से संभालता है। तो एक आदमी के पूरे ऊपर बोझ है, दायित्व तो बहुत ज़्यादा उसका हो सकता है, ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ सकती है, वो शायद अवेलेबल ना हो। मतलब कई प्रकार के सीमाएं हैं हमारे सोल ट्रेडिंग बिजनेस में। इसके चलते इन कमियों को दूर करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस का जन्म हो जाता है। इसलिए कि पार्टनरशिप में एक मालिक नहीं होगा, बल्कि एक से ज़्यादा मालिक हो सकता है। तो थोड़ा सा लोड सब लोग मिलकर सहन करेंगे, कई दिमाग लगाएंगे, बिज़नेस को और बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा लोग मालिक बन जाते हैं, जितनी ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी उतनी पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। तो एक आदमी से बेहतर है कई लोग मालिक बन गए। उसमें भी कुछ संख्या लिमिट कर दिया गया था कानून के, जैसे मैक्सिमम 50 पार्टनर और कम से कम 2 पार्टनर। इसके अलावा भी पार्टनरशिप व्यापार में भी कुछ न कुछ कमी रह गई, कुछ सीमाएं उसकी भी हैं। एक बड़ी सीमा, एक बड़ी गड़बड़ी क्या है कि पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स हैं सबकी जो लिएबिलिटी है, अनलिमिटेड लिएबिलिटी है, और हर पार्टनर एक दूसरे के एजेंट के रूप में काम करता है। अगर ये 50 लोगों में, 40 लोगों में, 10 लोगों में कोई बेईमान किसी का आदमी हो तो गड़बड़ करता है, उसकी गड़बड़ी के लिए दूसरे पार्टनर भी जिम्मेवार हो जाते हैं। तो कई बुराइयां उसमें छुपी हुई हैं पार्टनरशिप में, और उनसे बचने के लिए फिर एक और नए प्रकार के बिजनेस का जन्म होता है, और वो बिजनेस हमारा कहलाएगा कंपनी। और ये कंपनी थोड़ा अलग स्टाइल है। अब ये सोचना ज़रूरी है कि ये जो कंपनी बिजनेस का जब जन्म होगा, तो ये जो कंपनी है बिजनेस के रूप में जब आएगी, तो ये जैसे प्रोप्राइटरशिप में ख़रीदना, बेचना, रिकॉर्डिंग करना होता था, वैसे ये भी काम करेगी। जैसे पार्टनरशिप में ख़रीदना, बेचना, ट्रांजैक्शन सब होते थे, वो सब यहाँ भी होंगे। तो फिर डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है कि जो कंपनी की जो ऑनरशिप है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसके ऑनरशिप और कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है प्रोप्राइटरशिप से और पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप बिजनेस के ऑनरशिप ऑफ कैपिटल या पार्टनरशिप के जो ऑनरशिप है और उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, उनसे बिल्कुल ये मेल नहीं खाता है, बिल्कुल डिफरेंट इनका हो गया। तो देखते हैं, आज बात करते हैं हम लोग कंपनी के बारे में। तो कंपनी एक तीसरे प्रकार का बिजनेस हो गया। तो इस पहले देखते हैं कंपनी का जन्म कैसा होता है। कंपनी के पूरी तरह से जो जन्म इसका होना है, कानून के माध्यम से होना है, कानून के जरिए होना है। सरकार ने स्पेशल कानून बना रखा है जिसे कंपनीज एक्ट के नाम से जाना जाता है। इससे पहले हमारे यहाँ कंपनीज एक्ट था 1956, कंपनीज एक्ट 1956। उस कानून में कई व्यवस्था दी गई है। हमारे उस कानून में कंपनी के बारे में टोटल कैसे जन्म होगा, कैसे उसकी समाप्ति होगी, कैसे इसका बिजनेस ऑपरेट किया जाएगा, किसके क्या राइट्स होंगे, कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर, पूरी बात इसमें समझाई गई है। किसमें? इस कानून के माध्यम से। इस कानून के माध्यम से ये बताया गया है कि जब वो कंपनी फॉर्म की जाएगी, जब तैयार होगी, तो यूँ ही नहीं हो जाएगी।
उसकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है कानून के हिसाब से, कौन सा कानून, कंपनीज एक्ट। तो पहले 1956 के बात करते थे हम लोग, लेकिन अब हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 की बात करेंगे। 2013 कंपनीज एक्ट 2013 की बात करेंगे। तो अब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी फॉर्मेशन के लिए जितनी व्यवस्थाएं की गई हैं, कानून में जो मार्गदर्शन दिया गया है, उसी के हिसाब से कंपनी का जन्म होगा। तो जन्म कराने के लिए हमें संपर्क करना होगा आरओसी से। ये आरओसी क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये शॉर्ट फॉर्म है इसमें, और फुल फॉर्म हो गया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये कंपनियों के रजिस्ट्रार हैं, पंजीयक हैं, और हर स्टेट में इसके एक ऑफिस होते हैं। जो छोटे स्टेट हैं उनके 2 स्टेट मिला करके एक आरओसी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आरओसी हैं, इनके दफ्तर में कंपनी को फॉर्म कराने के लिए हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करके सबमिट करने होते हैं। जो रिक्वायर्ड फीस है उसके हिसाब से पूरे डॉक्यूमेंट के साथ सारे कानूनी रिक्वायरमेंट पूरा करते हुए वो सारे पेपर, डॉक्यूमेंट और फीस या शुल्क कह लो, जमा करने होते हैं आरओसी के दफ्तर में। जब ये आरओसी सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सही हैं, पूरे हैं, कानून के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो आरओसी अपना सिग्नेचर के साथ, अपने मोहर के साथ एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी करता है। यानी जो कंपनी बनेगी, जब तक आरओसी का सिग्नेचर नहीं है, वो आरओसी दफ्तर में या रजिस्ट्रेशन इसका नहीं हुआ है, तब तक वो कंपनी नहीं कहला सकता बिजनेस। तो जैसे ही आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, अपने सिग्नेचर युक्त कंपनी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी करता है, उसी दिन से उस कंपनी को जन्म मान लिया जाता है। अच्छा, जो हम जन्म की बात कर रहे हैं, बर्थ की बात कर रहे हैं, जैसे ही रजिस्ट्रार का सिग्नेचर होकर के सर्टिफिकेट हमको मिलेगा, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी डेट को उस कंपनी का जन्म माना जाता है। और जन्म वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? पर्सन के लिए। तो पर्सन के लिए जन्म, इसलिए इस कंपनी का जन्म होता है कानून के माध्यम से होता है, कानून के नज़र में होता है, और जिस डेट को सिग्नेचर करता आरओसी, उसी डेट को इसको जन्म मान लिया जाता है। और इसीलिए कंपनी को एक अलग आदमी के रूप में माना जाता है, कंप्लीट ए सेपरेट पर्सन, एक सेपरेट पर्सन। तो कई लोग कहते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कुछ लोग कहते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बोर्न इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के नज़र में यह कृत्रिम व्यक्ति का जन्म होता है। जैसे हम लोग नेचुरल व्यक्ति हैं, नेचुरल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन है, लेकिन ये कंपनी जो है नेचुरल नहीं है, बिल्कुल कृत्रिम पर्सन है। और जन्म कैसे इसका होता है? जन्म कानून के नज़र में होता है, कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार, कानून के जो प्रोसेस हैं, जो प्रोविज़न हैं, उस प्रोविज़न के अनुसार कंपनी का जन्म होता है। और नॉर्मली इसका कनेक्शन, इसका बर्थ प्लेस कौन सा है? ये आरओसी, इसके दफ्तर में इसके प्रोसेस होंगे और तब इसका जन्म होगा। हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हमारे जन्म के लिए किसी दफ्तर में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकृति ने, नेचर ने हमारा सब फिक्स कर रखा है। तो थोड़ा हमसे हट के है, तो कंपनी को हम लोग कह सकते हैं कंपनी भी एक पर्सन है, कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन कौन सा? बनावटी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है। इसका जन्म कैसे होता है? तो कानून के नज़र में इसका जन्म होता है। तो जब कानून के नज़र में इस व्यक्ति का जन्म हो गया, तो जितने इसके व्यवसायिक कारोबार हैं, जितने व्यवसाय के कारोबार हैं, लेन देन है, सब इस आर्टिफिशियल पर्सन के नाम में होगा। कोई ज़मीन जायदाद अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कराना है, कोई केस करना है, या दूसरे बाहरी पार्टियां केस करना चाहती हैं, तो इसी कंपनी के नाम पर सब होगा, क्योंकि खुद कंपनी कानून के नज़र में एक पर्सन है। तो जब कानून ने इसको व्यक्ति का दर्जा दे रखा है,
तो एक आदमी के तौर पर सब कुछ करेगा, जैसे एक आम आदमी करता है, बिजनेस ऑपरेट करता है, सिग्नेचर करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सब कुछ वैसा ही ये करेगा। लेकिन इसके तो हाथ पांव तो है नहीं कि ये कहीं साइन कर देगा, जबान है नहीं कहीं बोलेगा, कुछ कहना है कुछ सुनना है, तो ऐसा कर नहीं सकता, बस एक काल्पनिक है। तो जब इसके आदमी के रूप में सारे पावर कानून ने दे रखा है, लेकिन एक्चुअल काम करने में दिक्कत, इसके हाथ पांव जबान कुछ भी ऐसा नहीं है, तो कानून ने इसकी भी व्यवस्था कर रखी है। कानून ने कहा कि इसके एक एजेंट आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके बनते हैं, जो इसके एजेंट के तौर पर काम करते हैं, कंपनी के तरफ से काम करते हैं, कंपनी के वो सारे काम करते हैं जो कंपनी के इंटरेस्ट में हो, जो कंपनी के फ़ायदे के लिए हो, कंपनी के बेहतर भविष्य के लिए हो, उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। तो जो दूसरों के लिए काम करते हैं वो हमारे एजेंट कहलाते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो क्या है, कंपनी के एजेंट है, और उनके माध्यम से कंपनी अपना सारा काम करवाती है। लेकिन कानून के दायरे में, कानून से बाहर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। अगर कानून और व्यवस्था के बाहर जो कुछ होगा उसको हम लोग कहेंगे ये गैर कानूनी हो गया, अल्ट्रा वायरस हो सकता है ये। तो चलिए जन्म के बारे में समझ गए। तो कंपनी के बारे में जो कॉमन बिलीफ है, जो मीनिंग के रूप में थोड़ी बहुत है, इसको आप ध्यान से देखना। अ कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। यह एक ऐच्छिक संघ है या एसोसिएशन है व्यक्तियों का, ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। जब कई लोग मिल गए हैं अपने इच्छा से, कोई दबाव नहीं है उनको, जब कई लोग मिल कर के फॉर्म करते हैं, लेकिन कानून के द्वारा इसका फॉर्मेशन होगा। या देखिए गौर से, अ कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ये पर्सन्स हैं इसमें, अ पर्सन्स फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। ये लॉ को हमने थोड़ा सा एम्फेसिस किया है, प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ तो जरूर आएगा, प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस। एक बिजनेस चलाने के लिए जब कई व्यक्ति अपना संघ बनाते हैं और कानून के माध्यम से इसका फॉर्मेशन किया जाता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बिजनेस चलाना है, व्यक्तियों का संघ है, इसको हम लोग कंपनी कहेंगे। और वो कौन सा कानून, ध्यान रखना बहुत सारे कानून हैं, वो कंपनीज एक्ट 2013 कह लें या फिर 1956 कह लें, जो इसके लिए कंपनीज एक्ट है, जो इसमें व्यवस्था दी गई, जो प्रोविजंस है उसके अनुसार। अच्छा, प्रोफेसर हैने कहते हैं, कई लोगों ने कहा है कंपनी को डिफ़ाइन करने के लिए, तो प्रोफेसर हैने हैं, वो कहते हैं कंपनी के बारे में, डिफ़ाइन कर रहे हैं कि एक कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये कह रहे हैं कि कंपनी क्या है, एक बनावटी व्यक्ति है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। फिर लॉ की बात आ गई, यहाँ भी आ गई, और पर्सन की बात चल रही है इसमें। क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ये हैने साहब कह रहे हैं कि ये इसके अपने सेपरेट एंटिटी है। जन्म तो होता ही है लॉ के नज़र में, ये लॉ द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं, और बिल्कुल एक आदमी की तरह, एक पर्सन की तरह इनके भी सेपरेट एंटिटी है। हर आदमी के अपने अस्तित्व अलग अलग होते हैं कानून के नज़र में, उसी प्रकार इस कंपनी के भी अपने अस्तित्व बिल्कुल अलग हैं। और एक और बात है, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, और इसके अस्थाई अस्तित्व हैं। ये जल्दी मरने वाले नहीं है, कंपनी ख़त्म होने वाले नहीं है, अस्थाई सक्सेशन है, कोई आए या कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको। एंड अ कॉमन सील, लेकिन इसके पास एक सार मुद्रा है। सार मुद्रा का मतलब क्या है कि ये हमलों की तरह कंपनी कहीं साइन नहीं कर सकती, किसी से डिस्कशन नहीं कर सकती, किसी के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, लेकिन सारा काम होना है कानून के नज़र में, कानून के अनुसार, कानून के प्रोविज़न के अंदर होने चाहिए, सब काम होंगे। तो फिर ये साइन कैसे करेगी कंपनी? इसलिए एक मोहर होता है, इस कंपनी के नाम से खुदा हुआ एक मोहर है, और इसके तरफ से जो एजेंट हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो ऑथराइज है कंपनी के तरफ से वो काम करने के लिए, तो सिग्नेचर वो कर देते हैं।
लेकिन फिर कंपनी का सिग्नेचर चाहिए, क्योंकि असली मालिक तो कंपनी है। इसलिए वो मोहर पर जो खुदे हुए कंपनी के नाम है उसी को हम लोग कॉमन सील कहते हैं। और यह हर कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट, हर पेपर पर जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि कंपनी एज मालिक वहाँ पर साइन करे, तो वही मोहर व कॉमन सील यूज़ करते हैं जो इस कंपनी के तरफ से सिग्नेचर माना जाता है। और कंपनी के जो एजेंट हैं, जो ऑथराइज पर्सन हैं, उनके सिग्नेचर तब तक वैलिड नहीं है जब तक इस कंपनी का कॉमन सील वहाँ ना मार दिया जाए, वहाँ स्टैंप ना लगा दिया जाए। तो वही हैने साहब कहते हैं कि एक बनावटी पर्सन है जो कानून इसको निर्माण करता है और इसके अस्थाई अस्तित्व है, ख़त्म होने वाला नहीं है। कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और कानून के नज़र में इसका सेपरेट एंटिटी है। कानून बिल्कुल इसको एक आदमी की तरह ट्रीट करता है, यानी इस पर केस किया जा सकता है। ये कंपनी भी दूसरों पर केस कर सकती है, अपने नाम में प्रॉपर्टी लिखवा सकती है, अपने संपत्ति किसी और के नाम में कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लिएबिलिटी अपने ऊपर ले सकती है, इत्यादि सब काम कर सकती है। लेकिन जब जब साइन करने की बात आएगी तो इसके तरफ से इसके एजेंट अवेलेबल हैं और वहाँ पर इसके जो कॉमन सील है, जो स्टैंप है, उसको मारा जाएगा। तो उम्मीद है कि बात आप समझ चुके होंगे कि कंपनी क्या है। बस कल्पना कर लो, आर्टिफिशियल पर्सन है। जब एक आदमी है और व्यापार कर रही है तो फिर व्यापार करेगी, बिल्कुल खरीदे माल बेचे, खरीदे माल बेचो, सब कुछ। तो जब ट्रांजैक्शंस होंगे तो वहाँ पर भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उस पर आएंगे। इससे पर थोड़ा टाइप देख लेते हैं। हाँ सॉरी, टाइप से पहले हम लोग देखते हैं कि इस ऐसे कंपनी के नाम से जो बिजनेस है या जो कंपनी एंटिटी है, इस कंपनी के फीचर्स क्या हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। जो डिफिनीशन दिया गया है इसके, जो कॉमन इसके मीनिंग हम लोग डिस्कस किए हैं कि कंपनी किसको कहा जाएगा, तो बड़ी सीधी सी बात है। कह सकते हैं कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, और कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन बॉर्न इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के नज़र में जन्मा हुआ एक कौन सा कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी को व्यक्ति बना दिया। अब देखते हैं डिफिनेशन और इसके मीनिंग के आधार पर ऐसे कंपनी, ऐसे बिजनेस के कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं या विशेषताएं हो सकती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो ज़रा उस पर बात कर ले हम लोग। कंपनी समझ गए, फिर आते हैं कंपनी कितने प्रकार की हो सकती है, इस पर बात करेंगे। तो जब हम लोग फीचर की बात करेंगे, कंपनी में कौन कौन सा एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए, तो एसेंशियल फीचर्स हम लोग पहले बात करते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यह व्यक्तियों की ऐच्छिक संस्था है। अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति मिल करके एक संघ बना सकते हैं, संस्था बना सकते हैं। कोई दबाव किसी पर नहीं है, कोई दबाव नहीं, अपनी मर्जी से चाहे तो वो लोग संघ बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंपनी बनती है कई व्यक्तियों को मिलाकर एक संघ है, एक एसोसिएशन है। इसकी दूसरी हो सकती है विशेषता, और दूसरी है ये आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन, ये जो कंपनी होगी जिसका निर्माण हम कानून नज़र में करते हैं या कराते हैं, कानून जन्म देता है, यह एक व्यक्ति के तौर पर है, बिल्कुल कानूनी व्यक्ति कह सकते हैं आप। तो ये कानून के नज़र में एक व्यक्ति है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है, नेचुरल व्यक्ति नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है। लेकिन कौन सा पर्सन है, या आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है। इसका जन्म किस में होता है, कानून के नज़र में होता है। तो ये भी देखें हम लोग। और तीसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी फीचर है, सेपरेट लीगल एंटिटी।
अब इसका मतलब क्या है? ये पृथक कानूनी अस्तित्व है, इसका पृथक कानूनी अस्तित्व। जो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है, कानून इसको ये दर्जा देता है कि बिल्कुल जो इसके मेंबर हैं, जो इस कंपनी के जो मेंबर बनेंगे, जो सदस्य बनेंगे, उन सदस्यों के अस्तित्व अलग है। उन सदस्यों के एंटिटी से हटकर इस कंपनी के अपने अस्तित्व हैं। यानी सदस्यों कोई मतलब नहीं है, केस चलाए, मुकदमा हो, एग्रीमेंट हो, जो कुछ करना हो, ये कंपनी उसके लिए जिम्मेवार है। ये कंपनी वो सारा काम कर सकती है। इसके मेंबर, इसके सदस्यों से कोई इसका मतलब नहीं है। यानी मेंबर आए, मेंबर जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी कानून के नज़र में एक अलग कंप्लीट व्यक्ति मानी जाती है कि एक आदमी है, लीगल सेपरेट एंटिटी है। इसके मेंबर से कोई इसका लेना देना नहीं है, इसके मेंबर जिम्मेवार नहीं इस कामों के लिए। यानी ये कंपनी कानून के नज़र में अलग है, इसलिए अपने नाम में संपत्ति लिखवा सकती है, अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है, दूसरों पर मुकदमा कर सकती है, दूसरे लोग इस कंपनी पर मुकदमा कर सकते हैं। इसके मेंबर से कोई खास लेना देना नहीं है। इसलिए कानून के नज़र में एक सेपरेट लीगल कानूनी अस्तित्व इसका अलग है। एक और इसके लिमिटेड लियाबिलिटी, एक चौथा इसका फीचर है लिमिटेड लियाबिलिटी। लिमिटेड लियाबिलिटी इसका क्या मतलब है? जितने इस कंपनी के जो मेंबर्स बनेंगे, समझने के लिए थोड़ा हम लोग पार्टनर कह सकते हैं, हालांकि पार्टनर वर्ड सटीक नहीं है इसके लिए, बस समझने के लिए कह सकते हैं कि जैसे पार्टनर से बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं, उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्तियों के जो संघ बना है, इसमें भी जो पार्टनर तो नहीं कहें, बस मेंबर्स कह लें। जितने एसोसिएशन और पर्सन में लोग शामिल हैं, उन सबको हम लोग मेंबर्स कहते हैं, जो कंपनी के मेंबर्स कह सकते हैं। तो ये जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के जो लियाबिलिटी है वो लिमिटेड है। अब लिमिटेड कैसे है? जो इसके मेंबर बनते हैं अक्सर वो लोग शेयर होल्डर्स होते हैं। तो कंपनी के जो लोग शेयर खरीदते हैं शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, और वही इस कंपनी के मेंबर बनते हैं। तो उनके लियाबिलिटी कितना होगा? तो उन्होंने जितने रुपए का शेयर खरीदा है, जो मेंबर कंपनी के जितने वैल्यू का, जितने मूल्य का शेयर लिया है, उतना ही मूल्य तक वो जिम्मेवार होगा। कंपनी के डेब्ट के लिए, कंपनी के लियाबिलिटी चुकाने के लिए हर मेंबर का दायित्व उतना ही है जितने का उसने शेयर परचेज किया है। सपोज़ करो किसी मेंबर ने कंपनी के 20,000 का शेयर ले लिया, तो जब कंपनी के दायित्व चुकाने की बात आएगी, कंपनी के ऊपर जो डेप्ट बढ़ेगा चुकाने की बात आएगी, तो उस मेंबर के दायित्व इसके द्वारा लिए गए शेयर के वैल्यू तक ही है। अगर उस मेंबर ने इस 20,000 के लिए गए शेयर में से अगर 15,000 पहले ही कंपनी को चुका दिया है, अक्सर हम लोग पेमेंट पहले कर देते हैं कुछ, तो अभी भी उस मेंबर के ऊपर 5,000 का बकाया है। 20,000 का शेयर किसी मेंबर ने लिया, उसमें से 15,000 तो कंपनी को पहले ही दे चुका है, 5,000 अभी भी उसके ऊपर ड्यूज़ के रूप में है। तो जब कंपनी के डेब्ट चुकाने की बात अगर आ ही जाती है, अक्सर वो बात आती है जब कंपनी समाप्त होती है, बाद की बात है, तो वो मेंबर कितना जिम्मेवार होगा, उसकी लियाबिलिटी क्या होगी? तो जितना रकम उस पर बाकी है, यानी सब मिलाकर पूरी जिम्मेवारी कितनी थी? 20,000 के, जिसमें से 15,000 वो चुका दिया है, अभी भी उसके नाम पर 5,000 निकलता है, तो बस बंदा की जिम्मेवारी उतने ही तक है, तो लिमिटेड है। द लियाबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड टू द शेयर अमाउंट, बस जितना उनके शेयर अमाउंट है उतने तक ही लिमिट। तो कह सकते हैं कंपनी एक ऐसे संघ है जिसके मेंबर्स के जो दायित्व हैं उनके द्वारा लिए गए शेयर तक लिमिटेड होते हैं। अगला इसका फीचर बात करें हम लोग परपेचुअल सक्सेशन, जो पांचवा इसके जो फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अस्थाई अस्तित्व कह सकते हैं।
कोई मेंबर बने फिर चला जाए, मेंबर आए मेंबर जाए, कुछ भी हो, लेकिन जो इसके अस्तित्व है कंपनी का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी चलती रहेगी, आप आइए जाइए। लेकिन देखा जब पार्टनरशिप में अगर दो पार्टनर हों, पार्टनरशिप बिजनेस में अगर दो पार्टनर हैं, समझने के लिए कह सकते हैं कि दो मेंबर हों और एक पार्टनर चला जाता है या मर जाता है, तो क्या पार्टनरशिप रह पाएगा? नहीं रहेगा, वो समाप्त हो जाएगा। यानी उसमें जो पार्टनर आ रहे हैं जा रहे हैं, उस पर फ़र्क पड़ रहा है बिजनेस पर। अगर दो पार्टनर से बढ़ा करके 3 करें तब भी पार्टनरशिप बिजनेस पर फ़र्क पड़ेगा, उसके अस्तित्व पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसमें कहता है कि लोग आएँ लोग जाएँ, कुछ भी हो जाए, मर जाएँ, रिटायर हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसके एंटिटी पर, इसके अस्तित्व पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कंपनी के बारे में कहा गया है कि यह एक ऐसी संस्था, ऐसे संघ है कंपनी, जिसका जो परपेचुअल सक्सेशन है, अस्थायी अस्तित्व है। किसी के मर जाने से, किसी नए मेंबर को बन जाने से, मेंबर्स की संख्या घट जाए बढ़ जाए, कुछ भी हो, इसके अस्तित्व पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये भी कंपनी के फीचर्स में आता है। इसके बाद एक और फीचर की बात कर ले हम लोग, छठे फीचर की बात कर सकते हैं, कॉमन सील। कॉमन सील पहले हमने बात करी है। अगर ये कंपनी है तो इसका कॉमन सील, वो मोहर का होना बहुत ज़रूरी है। उस मोहर पर कंपनी का नाम खुदाई करके छपा होता है, और किसी एग्रीमेंट या किसी कॉन्ट्रैक्ट या कहीं पे साइन करने की जब बात आती है, तो जो इसके ऑथराइज एजेंट हैं या डायरेक्टर हैं वो तो करते ही हैं, और जब तक कंपनी का वो मोहर नहीं लगेगा तब तक वो सिग्नेचर वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए कंपनी होने के लिए अवश्य इनके पास वो खुदाई किया हुआ स्टैम्प या मोहर चाहिए, और ये भी हमारे फीचर में गिनती इसकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल ये चाहिए। थोड़ा ऊपर से मिटा दें उसको। कितने हो गए? 5 फीचर्स हो गए। अब एक बार गौर से देखना, 5 फीचर्स। अब मिटाएंगे ज़रा इसको। हम छठे की बात कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, कंपनी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका जन्म कानून के नज़र में होता है। ये बस ये ध्यान रखना ज़्यादा। 5 छठा, एक 7वें की बात कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जिस मेंबर के पास इस कंपनी के शेयर होते हैं, यानी जिस मेंबर के पास इस कंपनी में हिस्सेदारी होती है, जितना परसेंट हो, जितना शेयर वो खरीदे हों, तो वो अपने हिस्सेदारी को, अपने शेयर को किसी के नाम, कानून का पालन करते हुए किसी के नाम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई रोक नहीं है। कंपनी से पूछने या परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। कानून के दायरे में रहते हुए जो शेयर आपने ख़रीदा है, जो मेंबर ने शेयर लिया है, उसको किसी के नाम से बेच सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये कहानी, ये बात पार्टनरशिप में अलाउ नहीं था। पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अपने शेयर को, अपने हिस्सेदारी को बगैर सभी पार्टनर के सहमति के दूसरे के नाम से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था। ये बहुत बड़ी कमी थी। अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहता है तो इवन अपने परिवार के किसी मेंबर को अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था, जब तक सभी साझेदार सहमत न हो। तो उसको रिटायर होना पड़ेगा या फिर रिजाइन देना पड़ेगा, वो अलग बहुत सारी कहानी होती थी। लेकिन इस कंपनी में क्या है कि कोई भी मेंबर जिसके पास शेयर है, वो अपने शेयर को बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना कहीं से परमिशन लिए हुए किसी के नाम से ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर बेच सकता है। तो ये गज़ब की बात है। इसमें एक और देखते हैं, इसमें जो 8वां है इसके पॉइंट, इसके मैनेजमेंट और इसके ऑनरशिप दोनों अलग अलग हैं। इसके मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप सेपरेट हैं। ये सेपरेट है। कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं और कंपनी के जो ऑनरशिप है, जो ऑनर लोग हैं, ये अलग अलग हैं।
मैनेजमेंट किसी और के हाथों में होता है, नॉर्मली वे लोग एजेंट होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह लें। पूरी कंपनी के जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, देखभाल करना है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में है, जो कंपनी के एजेंट हैं। और जितने कंपनी के मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स भी हैं, तो जो लोग शेयर होल्डर्स हैं असल में वास्तव में कंपनी के वही ऑनर्स होते हैं। लेकिन ये ऑनर्स जो हैं या शेयर होल्डर्स हैं, ये देश के कोने कोने में बिखरे हुए होते हैं, एक साथ होते नहीं हैं। तो जितने लोग कंपनी के शेयरधारी हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ये अलग अलग होते हैं, इसलिए मैनेज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कानून ने व्यवस्था दे रखी है कि ये जो ऑनर चारों तरफ जो फैले हुए हैं, इसलिए उनको एक साथ आना, एक मंच पर आना और मैनेज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए कंपनी का ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, ऑपरेट कैसे होगा, मैनेज कैसे किया जाएगा, तो वो कानून में व्यवस्था दी गई है कि कंपनी को ऑपरेट करना है, मैनेज करना है, तो मैनेजमेंट टीम एक अलग गठित की जाए। तो कानून के नज़र में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो गठन है, यही कंपनी का पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। और जो डायरेक्टर्स के जो बोर्ड है, वो एजेंट होते हैं, न कि ऑनर होते हैं। तो ऑनर कौन होंगे? जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कोने कोने में फैले हुए, कंपनी के पास में नहीं है कोई। तो ऑनर्स अलग हो गए, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी को पूरा मैनेज कर रहे हैं। तो ये कंपनी के केस में देखने को मिलता है कि मैनेजमेंट अलग है और इसके ऑनरशिप अलग है। तो ये सेपरेट ऑनरशिप और सेपरेट मैनेजमेंट है कंपनी केस में के भी इसके फीचर और ये भी इसकी व्यवस्था है। तो उम्मीद ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कंपनी के ऑनरशिप और कंपनी के मैनेजमेंट ये अलग अलग हैं। तो हमने इस पार्ट में देखा कि कंपनी किसको कहा जाएगा, कंपनी क्या चीज़ है। कई विद्वानों ने अपने हिसाब से बता रखा है, सबका एक ही मतलब है, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ और बर्न इन द आइज ऑफ लॉ। ये व्यक्तियों का संघ भी है। कंपनी इज़ एन ऑप्शनल एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ये कानून के नज़र में एक आदमी है, बनावटी आदमी है, व्यक्तियों का संघ है। ये संघ क्यों बना है? तो व्यापार शुरू करने के लिए बना है। ये कैसे बनता है? तो कानून के जो प्रोसेस हैं उसके हिसाब से बनता है। अब देखते हैं कि ये जो कंपनी की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे विशेषताएं हैं, हम समझ गए होंगे इस चीज़ को, और कानून इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो जब इतनी विशेषताएं हैं, ये कंपनी देखते हैं कि कितने प्रकार की हो सकती है, कंपनी कितने प्रकार के हो सकती है। तो अगर हम ये बात कर ले कंपनी के प्रकार पर, फिर हम लोग आएंगे कंपनी के लेन देन होगा और कैसे इस लेन देन को हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो कंपनी के प्रकार हम देखते हैं। कंपनी को हम लोग बांट सकते हैं, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, प्रकार देख लें जरा, काइंड्स ऑफ कंपनी। ये जो कंपनी जो आपके हैं, ये कितने प्रकार की कंपनी हो सकती है। तो एक पहले प्रकार हम उठा सकते हैं। जो पहला प्रकार है कंपनी का, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स। अब ये लिमिटेड बाय शेयर्स है, इसको आगे हम लोग डिवाइड करेंगे इस कंपनी के शेयर के। तो लिमिटेड बाय शेयर्स में एक तो कंपनी हो जाएगी प्राइवेट कंपनी। ये नाम सुना होगा, प्राइवेट कंपनी। यह प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके जो मेंबर्स बनेंगे, जो शेयर होल्डर्स बनेंगे, वो कम से कम 2। जो मेंबर्स बनेंगे प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके मेंबर्स के कम से कम संख्या 2 होती है और मैक्सिमम मेंबर्स इसके हो सकते हैं 200। 2 से लेकर इतना मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर होते हैं। एक बात तो ये हो गई। और इसके जो शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर पब्लिक में इशू किए जाते हैं बेचने के लिए,
तो ऐसी कंपनी है जिसके शेयर पब्लिक में सेल करने के लिए, बेचने के लिए ऑफ़र नहीं किए जाते। यानी एक लिमिटेड परिवार के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, जो अपने रिलेटिव्स हैं, उन्हीं के अंदर ऐसी कंपनी का शेयर रह जाते हैं। जो इस कंपनी का शेयर पब्लिक में जाना ही नहीं है, पब्लिक को ऑफ़र नहीं करना है। तो एक तो वो बात हो गई कि कम से कम 2 मेंबर होंगे ऐसी कंपनी का, और मैक्सिमम कितने होंगे, 200 होंगे। इसके जो शेयर हैं पब्लिक में नहीं इशू किए जाएंगे, एक परिवार, एक दोस्तों और रिलेटिव के बीच में रह जाते हैं। और तीसरी बात होगी कि इसके जो डायरेक्टर्स हैं, वो डायरेक्टर्स कम से कम 2 डायरेक्टर्स के होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखा है कि ये कौन है, प्राइवेट कंपनी। और एक और बड़ी बात है कि एक प्राइवेट कंपनी अगर है तो इसका नाम जो भी रखना है रखिए, और वो नाम का अप्रूवल भी हमें आरओसी से मिलता है। तो चलिए मान लेते हैं कि आरओसी ने हमें किसी नाम का परमिशन दे दिया है, लेकिन उस नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट लिमिटेड शब्द, अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के अंत में यह शब्द जोड़ना ज़रूरी है, प्राइवेट लिमिटेड। तो कितनी बातें हो गई। प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है जिसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ा जाएगा, एक बात। जिसके मेंबर की संख्या कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 हो गए। और तीसरी बात, इसके जो शेयर्स हैं, वो पब्लिक में ऑफ़र नहीं किए जाएंगे, यानी पब्लिक में बेचने के लिए जारी नहीं किए जाएंगे। एक परिवार, अपने दोस्तों के मंडली या एक रिलेटिव्स के बीच में इसके शेयर आते हैं। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि प्राइवेट कंपनी किसको कहेंगे। और इसमें एक और बात आती है, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी कौन से, कानून के हिसाब से कानून में लिखा गया कि पब्लिक कंपनी वह कंपनी कहलाती है जो प्राइवेट नहीं है। पब्लिक कंपनी वह कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है। इसका मतलब इनके मेंबर की संख्या फर्क पड़ेगा। तो इसके जो मेंबर्स जो बनेंगे ये कम से कम 7, और मैक्सिमम कितना होंगे कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी अगर है तो उसके मेंबर की कम से कम संख्या है, जो नंबर है 7 मेंबर्स, और मैक्सिमम कितना होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, इसके जो शेयर हैं, एक परिवार के अंदर नहीं, ये पब्लिक में जारी किए जाएंगे। प्राइवेट में क्या था कि पब्लिक में जारी नहीं करना है शेयर को, एक परिवार, एक कुंबा में शेयर इसका रह जाएगा। लेकिन ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी कहलाना है इसको, तो इसके शेयर बाज़ार में जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, पब्लिक इसके शेयर खरीदेगी, यानी इसके शेयर बेचने के लिए पब्लिक को ऑफ़र किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक है। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और हम लोगों को जो अकाउंटिंग बनाना है तो इन्हीं के बनाना है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इन्हीं के बनाना है, क्योंकि शेयर तो इन्हीं के बिकेगा, बाज़ार में जाएगा, पब्लिक इन्हीं के शेयर खरीदेगी, और पेमेंट कंपनी रिसीव करेगी अपने शेयर के बदले में। तो लेन देन हो रहा है, उसका ट्रेडिशन हम लोग को वही काम करना है अकाउंटेंसी में। तो थोड़ा सा हम प्रकार को समझ लेते हैं। तो ये जो कंपनियां हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर लिमिटेड का मतलब क्या है कि जो ऐसी कंपनी के मेंबर बनेंगे उनके पास शेयर होगा, शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। और ऐसे मेंबर्स के जो लायबिलिटी है, जितने उन्होंने शेयर परचेज़ किया है उस शेयर के वैल्यू तक उनके लायबिलिटी लिमिट होंगे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लिमिटेड बाय शेयर्स। जो जितना वैल्यू का शेयर परचेज़ किया है उसका लायबिलिटी उसके शेयर के वैल्यू तक ही लिमिटेड रहेंगे। अब उसमें कई प्रकार हो गया। प्राइवेट में वही कहानी है, प्राइवेट में भी शेयर होते हैं, और एक परिवार, एक कुंबा के अंदर हैं, जिनके नाम पर गया होगा उसकी जिम्मेवारी कितनी होगी, जितने वैल्यू का शेयर रखा हुआ है। उसी प्रकार ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसमें वही कहानी है, जो लायबिलिटी है लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। पब्लिक में जिन लोगों ने जितने का शेयर खरीदा होगा उनकी लायबिलिटी उसके शेयर के वैल्यू तक ही लिमिट होंगे। इसलिए कौन से हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। एक और कंपनी इसमें बन के आती है, और नई नई कंपनी है, पहले नहीं थी, बिल्कुल लेटेस्ट कंपनी आया उसमें, वन मैन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, OPC।
ये ओपीसी कंपनी एक ऐसी कंपनी है, ये भी तरह का प्राइवेट कंपनी है। इसमें एक ही मेंबर होते हैं, मैक्सिमम कह लो या मिनिमम कह लो। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका मेंबर सिर्फ एक हो और वो भी नेचुरल पर्सन हो। जैसे हम सब लोग नेचुरल पर्सन हैं, किसी भी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। तो एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका एक ही मेंबर हो और भी नेचुरल पर्सन हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं वन पर्सन कंपनी बस। और ये जब वन पर्सन कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक में तो शेयर जाएगा नहीं, इसका पब्लिक का मतलब नहीं बनता इससे। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऐसी कंपनी जिसमें लिएबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, मैंने शेयर जितना जिसके पास है उसकी लिएबिलिटी उतना ही है। और ऐसे शेयर वाले लिएबिलिटी में हमने देखा कि 3 प्रकार की कंपनी हो सकती हैं। जो हमारे लिए जो मेजर पोर्शन है ये है पब्लिक कंपनी। अब ये ध्यान देने की बात है कि अगर प्राइवेट कंपनी को पहचानना है तो नाम को देखिए, उसके अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगा होगा। और पब्लिक को पहचानना है तो ध्यान रखना प्राइवेट वर्ड हट जाएगा, लेकिन उसके नाम के अंत में लिमिटेड शब्द अवश्य लिखा रहेगा। तो जिसके नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लग जाए, प्राइवेट हट चुका है, तो समझ जाना कि क्या है, वो पब्लिक है। या जो कंपनी अपने शेयर बेचने के लिए पब्लिक में ऑफ़र करे, पब्लिक में इशू करे, बाज़ार में शेयर जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर लोग खरीदते हैं, तो उसको समझना कि वो कौन कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। और उसके नाम के अंत में प्राइवेट वर्ड नहीं रहेगा, सिर्फ लिमिटेड वर्ड रहेगा। और एक और ये कहना ही क्या, 1% ये चीज़ है, ये प्राइवेट तो है ही, लेकिन 1 मैन या 1% वाली कंपनी है, इसका भी शेयर जारी और होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार हम समझ गए जो पहला प्रकार है कंपनी का, लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी। एक देखते हैं दूसरा कौन हो सकता है। हालांकि सबसे ज़्यादा प्रचलित यही कंपनी है हमारे इंडिया में। एक दूसरे प्रकार की जो कंपनी है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी बस सिर्फ कहने भर की है। एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की जो लिएबिलिटी है अनलिमिटेड है। ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लिएबिलिटी क्या हो, लिमिटेड नहीं हो बल्कि अनलिमिटेड हो। और इंडिया में कानून ने कह तो दिया कि ऐसी कंपनी का फॉर्मेशन किया जा सकता है। एज़ पर इंडियन कंपनीज एक्ट ये प्रोविज़न है कि अनलिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी का फॉर्मेशन किया जा सकता है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं कंपनी देखने को नहीं मिलती है कि कौन सी ऐसी कंपनी जिसमें अनलिमिटेड लिएबिलिटी वाली हो, तो नहीं मिलती, तो भूल जाते हैं फिर इसको। एक तीसरा प्रकार है कंपनी का। थर्ड प्रकार कौन है? तीसरा प्रकार बस यहीं पर हम लोग ख़त्म कर देंगे चीज़ को। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एक ऐसी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इस कंपनी में वे कंपनियां आती हैं कि अगर कोई मेंबर या कोई शेयर होल्डर अपने तरफ से गारंटी दे रखा है, गारंटी लोग देते हैं, गारंटी दे रखा है, गारंटी देकर कोई लिएबिलिटी अपने ऊपर लिया है कानून के आलोक में, कानून के पालन करते हुए, तो ऐसी कंपनी को हम लोग कह सकते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मेंबर्स ने लिखित रूप से एग्रीमेंट करके जिम्मेवारी ले रखी है। तो वो जिम्मेवारी कब पूरी होगी? अगर कंपनी समाप्त होती है, कंपनी का डिसोल्यूशन कह लो या वाइंडिंग अप कह लो, नॉर्मली टेक्निकल वर्ड आता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो जब कंपनी का लिक्विडेशन का समय आएगा तो उस समय जो कंपनी के ऊपर लिएबिलिटी हैं वो चुकाने पड़ते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप में होता था, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो आउटसाइडर लिएबिलिटीज़ हैं उनको चुकाना पड़ता था, और अंत में जो बैलेंस अगर बचेगा तो पार्टनर्स को वापस करना होता है। करीब ठीक वैसे ही मान के चलो कि अगर किसी कंपनी की समाप्ति होने लगती है तो समाप्ति के समय जो लिएबिलिटी हैं जो चुकाना है कंपनी द्वारा, अगर उसमें कमी पड़ती है तो जितना कोई मेंबर गारंटी दिया है उस समय उस गारंटी के अनुसार उसे
वापस करना होगा या उस दायित्व को चुकाना होगा। तो उस प्रकार की कंपनी को हम लोग कह सकते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी उस मेंबर के कितने दायित्व है जितना उन्होंने गारंटी दे रखा है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि कंपनी किसको कहा जाएगा, कंपनी के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, कितने मिनिमम हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कितनी प्रकार की कंपनी हो सकती है, इस पर हमने चर्चा करी। अब नेक्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि कंपनी की जो कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, पूंजी की संरचना वो कैसे होती है, कंपनी अपना व्यापार करने के लिए कैसे धन इकट्ठा करती है, कैसे फाइनेंस का जुगाड़ करती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर हम आएंगे फिर। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।